पाकिस्तान के अंदर रीसेंट ईयर्स में इंडस्ट्री ने इतना स्ट्रगल किया है कि शायद ये अभी अपनी बदतरीन हालत में पहुंचा। आपने वो बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं दी। एग्रीकल्चर जो एरिया है एक्सपोर्ट का वो तो बहुत नवाजा हुआ है। उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि मेजॉरिटी जो असेंबली में लोग बैठे हैं लॉ बनाते हैं वो तो नहीं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से। जो बेनिफिट आपने जिसको देना था उसको तो मिल नहीं रहा, जिसके पास बेनिफिट जा रहा है उनका नाम आपने ऑलरेडी ले लिया। जो लोग अनएम्प्लॉयड है उनके बारे में गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट को तो फर्क नहीं पड़ रहा। और जो कर रहे हैं उनको भी नहीं करने दे रहे, इंटरनेट बंद कर देते हैं। ये तो आबादी की वजह से स्लो हो रहा है। अगर आप उनसे इंटरनेट ले लेंगे तो उनकी सांस की तरह आईटी किसी ने पलट के सोचा ही नहीं कि मैं क्या करने लगा। एंटी सैलरीड क्लास पॉलिसीज हैं या टैक्स जिसने उन्हें टारगेट किया। गवर्नमेंट का बस नहीं चल रहा, सारे मुल्क के जितने भी खर्चे हैं उनसे निकलवा रहे हैं। सैलरीड क्लास इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल टारगेट्स फॉर द कंट्री। मिडिल क्लास जो ना, दे आर वन मेडिकल बिल अवे फ्रॉम बैंक्रप्सी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ नैशकास्ट। आज हम वापस आए हैं एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ, जहां हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों हमारी एक्सपोर्ट्स हर गुजरते साल के साथ गिरती ही जा रही हैं। क्या इनकंसिस्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़, राइजिंग कॉस्ट और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ना होने की वजह से पाकिस्तान में बिजनेस बंद होते जा रहे हैं? क्यों एनर्जी कॉस्ट और टैक्स बर्डन बिजनेस को चलने नहीं दे रहे? ग्लोबल कंपटीशन का प्रेशर हमारी लोकल इंडस्ट्रीज को कैसे इम्पेक्ट कर रहा है? ये और ऐसे बहुत सारे सवालात के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ होंगे आगा तहा, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और माइडस सेफ्टी में हेड ऑफ फाइनेंस के तौर पर खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बैकबोन माना जाता है किसी भी इकोनॉमी। पाकिस्तान के अंदर रीसेंट ईयर्स में इस इंडस्ट्री ने इतना स्ट्रगल किया है कि शायद ये अभी अपनी बदतरीन हालत में मौजूद है। तो इसके बारे में आप कमेंट करें और क्या लगता है क्या वो फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से ये इतनी स्ट्रगलिंग फेज में आ गई? मेरी जो करंट ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सपोर्टर्स ही है। 90% प्लस जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स जो है वो 90% जो है वो आउटसाइड पाकिस्तान। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के साथ मसला वही है जो बाकी इंडस्ट्रीज के साथ रहा है, अच्छी पॉलिसी मेकिंग। गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी पॉलिसी मेकिंग, अच्छी प्लानिंग, वो हमेशा स्ट्रगल रही है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है कि पॉलिसीज में स्टेबिलिटी है। एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो दुनिया में कॉम्पिटिटिव हो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे मुल्क में जिस तेज़ी से बढ़ी है, मैं अभी रिसेंटली एक जगह एनालाइज कर रहा था कि 60-70% कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो है वो इंक्रीज की है हमारे जो कुछ यूनिट्स में। तो जिस तेजी से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, आप कोप नहीं कर सकते उसको, फिर आप कॉम्पिटिटिव नहीं रहते। आप ऑलरेडी जो है, जो कुछ यूरोपियंस या जो यूएसए के जो जाइंट्स हैं, बहुत इन मार्जिन पे काम करते हैं आपके साथ। जब आप वो मार्जिन प्लान नहीं कर पाएंगे तो फिर आप कैसे सरवाइव करेंगे बिजनेस को? और जनरली हमारी जो इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है वो यही है कि आपको कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं हो। एक और एग्जांपल इसकी वो यही है कि अभी रिसेंटली टैक्स रिजीम में शामिल किया गया तमाम एक्सपोर्टर्स को, और दिस केम फ्रॉम नोवेयर। आई मीन देयर कोई ऐसा नहीं हुआ कि 1 साल से डिस्कशन हुई हो या 2 साल से डिस्कशन, जो कि होनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है आपकी इनकम का। अगर आप उसको 40% टैक्स कर देंगे या 30% टैक्स कर देंगे स्टेक होल्डर को बिना ऑन बोर्ड, बिल्कुल ऐसा ही है। वो इट केम एज अ सरप्राइज टू मेनी ऑफ अस। ठीक है, वो 2-3 महीने पहले बातचीत शुरू हो गई, बट these kind of stuff they need to be discussed over 2-3 years। एक प्रॉपर ट्रांजिशन होना चाहिए। There's no transition। आपने उठा, अनाउंस कर दिया, अब बिजनेसेस स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मैनेज करने। और अगेन, अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे तो होगा क्या? होगा ये कि लोग यहाँ पे प्रॉफिट रखेंगे का। इवेंचुअली हमारी इंडस्ट्री में ये हुआ है। बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स जो हैं वो यहाँ पे प्रॉफिट्स रखते ही कम, वो बाहर की कंपनी से जो टैक्स हेवन्स हैं, यूएई में कह रहे हैं, जहाँ टैक्सेस कम है, वो वहां से ऑपरेट करते हैं, बिकॉज वो वहां पे ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट। काफी बिजनेसेस यहाँ से मलेशिया में, काफी बांग्लादेश, यूएई में बहुत सी हमारी कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुई हैं। आपने देखा ही होगा, उसमें भी काफी वो आती रही हैं कि पाकिस्तानियों की कितनी कंपनीज हैं। इट्स ऑल बिकॉज के आपने वो बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट ही नहीं दिया। आप एक्सपोर्टर्स में देख लें, मैंने ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में भी यही हाल देखा था, और अब एक्सपोर्टर्स का भी हम यही हाल कर रहे हैं कि हम उन्हें मजबूर कर रहे हैं या तो काम ना करें, और अगर काम करें तो फिर उतना ही बेनिफिट करेंगे जितना कर सकते हैं
उसको मैनेज करें। तो आपको स्पेसिफिक क्या वजह लगती है क्यों गवर्नमेंट लिटरली हाथ धो के पीछे पड़ गई है एक्सपोर्टर्स के? सही है, ऐसी स्पेसिफिकली पॉलिसीज लाई जा रही हैं जिससे उनको डिस्कम्फर्ट में लाया जा रहा है, डिस्करेज किया जा रहा है कि वो प्रॉपरली बिजनेस एक्सपेंड करें, उनको उल्टा एनकरेज किया जा रहा है कि वो मुल्क छोड़ के भाग जाए। देखिए, ये एक साल में नहीं हुआ, दिस इज नॉट हैपेंड इन 1 ईयर। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें सिर्फ एक्सपोर्टर्स ही वो है विक्टिम। हमारे पास्ट में जो है अच्छे सिस्टम्स ना होने की वजह से बहुत सारे टैक्स फ्रॉड्स भी हुए जो कि एक्सपोर्टर्स ने किए। बहुत ही कम लोग हैं, लेकिन उसकी सजा जो है ना पूरी इंडस्ट्री भुगतेगी। टैक्स नहीं अप्लाई किया गया, उसकी उसका रैशनल यही था कि लोग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम ज्यादा करें। बट समहाउ जरूरी ये भी है ना, देखें, पॉलिसी बनाने के लिए, पॉलिसी के अच्छा होने के लिए जरूरी ये भी है कि पॉलिसी आप खुद तो बनाएं पहले। तो पॉलिसी अगर आपको डिक्टेट हो रही है तो फिर आपका इंटरेस्ट तो उसमें नहीं देखा जाएगा। और आप देख लें हमारे मुल्क का जो जिस तरह से फॉरेन रिजर्व मूव करता है और जिस तरीके से हम अपने आप को फंड करते हैं, ये हमने खराब से खराब करते चले जाना है। बिकॉज हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है काफी सिग्निफिकेंट होता जा रहा है और एक्सपोर्ट्स पे हम कोई अच्छी प्लानिंग नहीं कर रहे। हमारी जो एक्सपोर्ट्स की प्लानिंग है, और ये हमने देखा है रिसेंट कई ईयर्स में भी, आपने देखा होगा कॉटन की जो है वो बहुत अच्छी पैदावार हो गई, पता चला जी प्राइसेस नीचे आ गए। अभी आप रिसेंटली एक और इंडस्ट्री में भी यही चीज देख रहे हैं कि जी फार्मर्स हैं वो रोते फिर रहे हैं कि जी ये कोई जो प्रोड्यूस है वो उठाने को तैयार नहीं है। और इंडस्ट्री में आई थिंक मिस प्लानिंग का बहुत बड़ा फैक्टर है। एग्रीकल्चर साइड मिस प्लानिंग का बहुत बड़ा फैक्टर है। एक्सपोर्ट साइड पे मिस प्लानिंग का बहुत बड़ा फैक्टर है। मोस्ट ऑफ द एक्सपोर्ट कंपनीज आप आज पूछ लें कि 4 साल में क्या करने वाले हैं, कितना वॉल्यूम होगा, बहुत सौ को बहुत क्लियर आइडिया ही नहीं होगा, क्योंकि उस तरह की कोई प्लानिंग ही नहीं है। जितना कुछ किया है, इंटरेस्टिंगली इनफ जो मैंने देखा है, जितना कुछ किया है एक्चुअली इंडस्ट्री ने खुद ही किया है, अपने तौर पे किया है। पाकिस्तान को होम बेस समझते हुए किया है। एक्सपोर्टर्स ने अफ्रीका की मार्केट एक्सप्लोर की, अपने तौर पे की। बहुत सारी और चीजें हैं उसमें अपने तौर पे इंडस्ट्री ने बहुत काम किया है, या उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए लॉबिंग करके काम किया। बट जब भी आप कोई अच्छा पॉलिसी डिसीजन देखेंगे, या जब भी आप देखेंगे कि कोई अच्छा स्टेप था, आप उसको बैक ट्रैक करेंगे तो पता चलेगा पीछे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट निकलेगा। सही तो बहुत सारी चीजें इंडस्ट्रियलिस्ट ने ही की है। गवर्नमेंट साइड से रियली सॉरी टू से, लेकिन गवर्नमेंट साइड से मैंने देखा है कि बहुत कंसिस्टेंट, बहुत अच्छी पॉलिसीज नहीं है इस बारे में। एक बात आपने कही कि हमें जो पॉलिसी है वो शायद डिक्टेट हो, कोई एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशंस हैं बाहर बैठे हुए जो डिक्टेट कर रहे हैं, बट एक गवर्नमेंट है जिसे लगता है कि वो इलेक्ट होके आई है, उसे लोगों को जवाब दे। सही है, तो कोई भी अगर उन्हें डिक्टेट करने की कोशिश भी करेगा तो उनके जहन में होगा कि हमें समाकर वापस जाना है वोट लेने के लिए। आपको नहीं लगता है शायद करंट गवर्नमेंट ऐसे ऑपरेट नहीं कर रही? दे थिंक कि हमें वी आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। नहीं, आई थिंक अकाउंटेबिलिटी तो जब होती है ना, जब सर्वाइवल। आई मीन हमने सुना ही है कि भाई अगर कोई भूख से मर रहा है, वो चोरी कर भी लेगा, आप उसको जस्टिफिकेशन ढूंढ ही लेते ना। ये वो वाली सिचुएशन है, आप सर्वाइव ही कर रहे हैं इस वक्त, आपने सर्वाइवल निकालना है। जो लोग बोल रहे हैं वो देखा जाएगा, अभी तो आपका सर्वाइवल नहीं है ना, यू आर ऑन द ब्रिंक ऑफ अ डिफॉल्ट। पीपल से यू आर स्टिल इन अ डिफॉल्ट। आपको एनालिस्ट मिलेंगे जो कह रहे हैं कि यू आर स्टिल इन अ डिफॉल्ट, और ये मैनेज्ड है इस वक्त से। अगर मैनेज्ड है तो बहुत अच्छी बात है कि मैनेज्ड है, वरना यू वुड हैव बीन इन अ डिफॉल्ट ऑलरेडी। तो आई थिंक ये जो है ना एस्पेक्ट, ये इसी वजह से नहीं है बिकॉज हमने, अगेन, ये 1 साल में नहीं हुआ या ये 2 साल में नहीं हुआ, ये हुआ है ओवर द कोर्स ऑफ 15-20 ईयर्स। हमने सोचा ही नहीं इस बारे में, हमने सोचा ही नहीं हमने एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ानी है, हमने सोचा ही नहीं कि किस सेक्टर पे काम करना है, किस किस काम से एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, वैल्यू एडिशन एक्सपोर्ट्स की क्या होती है, फिनिशिंग क्या होती है। आप लेदर इंडस्ट्री को देख रहे हैं, हमने लेदर बहुत प्रोड्यूस किया, लेदर इंडस्ट्री का भी बेड़ा गर्क हो गया। उसकी भी वजह ये है, हम फिनिशिंग तक पे स्ट्रगल करते रहे, हमारी वो फिनिश नहीं थी, किसी ने काम। डेवलपमेंट क्या हुई आप देखें, आप एग्रीकल्चर में देख लें, आप टेक्सटाइल में देख लें, आप लेदर साइड पे देख लें, या और बहुत सारी एक्सपोर्ट हमारी, कोई मेजर डेवलपमेंट ड्राइव कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, आई
डोंट थिंक ऐसा कोई मेजर चीज है। जो भी अगेन वो जो भी कुछ हुआ वो इंडस्ट्रीज की तरफ से ही हुआ। मशीन्स अपग्रेड करते गए, इंडस्ट्रीज ने की, टेक्नोलॉजी अपग्रेड की, इंडस्ट्रीज ने की। लेकिन गवर्नमेंट साइड से क्या इंसेंटिव्स हुए, क्या ऐसी कोई मेजर आप चीज बताएं कि आप कहें कि हाँ नहीं लग के ये काम किया। तो आई थिंक बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ये आपको चीज दिखेगी कि जो लैक ऑफ प्लान या लैक ऑफ हैविंग यू नो बिगर पिक्चर वो बहुत मिसिंग था। तो शॉर्ट टर्म लोगों ने अपनी गवर्नमेंट में शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए और लॉन्ग टर्म काम छोड़ते चले गए। तो अब हमें ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। इट हैज नथिंग टू डू विद current government not thinking about coming back. It has everything to do with all the governments in the past constantly thinking of coming back and not taking the right decisions in the long term. तो ये इस तरह से है। It has not happened in 3 years. It has happened over the course of 15-20 years. सही सही। अच्छा, एक बात वो ये है कि जैसे कि हम एग्जाम्पशंस की बात करें, ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो एरिया है एक्सपोर्ट का वो तो बहुत नवाजा हुआ है, सही है। उस कारण में तो ये कहा जाता है कि मेजॉरिटी जो असेंबली में भी लोग बैठे हैं लॉ बनाते हैं वो तो है ही एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से। तो उनको तो अभी भी एग्जाम्पशंस मिली हुई है, पहले भी एग्जाम्पशंस मिली हुई थी, नवाजा हुआ एरिया। वो ऑन द अदर हैंड ग्रो करने की वजह डिक्लाइन में, इवन क्या था शायद एग्रीकल्चर लैंड पे हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं। तो ऐसा क्यों है जिसको नवाजा गया, जहाँ जो पॉलिसी मेकर थे वो भी उसमें इन्वॉल्व थे, फिर भी वो एरिया ग्रो नहीं हुआ? अगेन देखें, आप प्रोड्यूस देखेंगे ना, अगर पर एकड़ प्रोड्यूस जो है या पर स्क्वायर मीटर्स प्रोड्यूस का जो यील्ड कहलाता है बेसिकली, हमारा यील्ड काफी खराब है। हमारे रीजन में काफी खराब है। कॉटन के यील्ड की बात कर लें आप, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात कर लें, ये अगेन पॉइंट आउट वहीं करता है जो मैं अभी बात कर रहा था कि यील्ड इम्प्रूव करने के लिए किसी ने काम ही नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि जो उसका जो पूरी वैल्यू चेन है एग्रीकल्चर की, उसमें जो बेनिफिट आपने जिसको देना था उसको तो मिल नहीं रहा। जिसके पास बेनिफिट जा रहा है उनका नाम आपने ऑलरेडी ले लिया। तो वो उसका वैल्यू चेन इस तरह से डिजाइंड है कि जो टैक्स के बेनिफिट्स हैं वो कैद हो जाते हैं कुछ लोगों के पास, वो कुछ लोगों तक पहुंचते हैं, और जहां आपने एक्चुअल बेनिफिट पहुंचाना था वो बेनिफिट वहां तक कभी पहुंचा नहीं। अब अगर एक फार्मर है, उसको जमीन बेचने से ज्यादा अच्छे पैसे मिल जाते हैं, हाउसिंग सोसाइटी बनवाने से ज्यादा अच्छे पैसे मिल जाते हैं, तो फिर वो वही करेगा। ठीक है ना। तो अगेन यहाँ पे आपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को या एग्रीकल्चर में कितनी रिसर्च होती है रिसेंट कुछ 4-5 इयर्स में, फिर भी हमने कुछ नई चीजें की हैं। हमने जो है फॉर एग्जांपल ऑलिव्स का काम शुरू किया पाकिस्तान में, ऑलिव्स के ऊपर वो हुआ, और भी कुछ चीजें हैं। लेकिन ये सब अभी हुआ, वरना यील्ड इम्प्रूव करने पे, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने पे उतना सिग्निफिकेंट काम हुआ ही नहीं जितने की जरूरत है। जितने की जरूरत है। और ये काम ऐसा नहीं है कि ये फार्मर खुद कर लेगा। कुछ हैं फार्मर्स, ऐसा नहीं है कि नहीं किया लोगों ने, कुछ फार्मर्स ने किया, बट वो अपने तौर पे किया, या कुछ इंडस्ट्री नहीं कहना चाहिए, यूनिवर्सिटीज के लोगों ने जो बहुत पैशनेट थे इस बारे में उन्होंने काम किया। बट कोई सिग्निफिकेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम होना, कोई सिग्निफिकेंट रिसर्च बेस टीम होना जिसका काम ही ये हो कि हर प्रोड्यूस की यील्ड पे काम करे, ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ। आई माइट बी साउंडिंग वेरी आइडियलिस्टिक, नहीं आइडियलिस्टिक बातें कर रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बट आई थिंक ये सारे काम हुए हैं, आप नेबरिंग कंट्रीज में भी हुए हैं, और हमने समाओ ये चीजें नहीं की। तो अब हमारा रिएक्शन टाइम ही इतना ज्यादा है डेकेड्स का कि अब ऑब्वियसली हमें उसकी कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। ठीक ठीक। अच्छा, आपने कहा कि हम सर्वाइविंग स्टेट, राइट, हम तो सर्वाइवल मोड में हैं, तो गवर्नमेंट को मानना पड़ता है जो भी एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशंस कहती हैं। द पॉइंट इज कि सर्वाइविंग ऑन विच कॉस्ट, पॉजिटिव कॉस्ट। जब आपने ऐसी एंटी एक्सपोर्ट पॉलिसीज पास करी तो आपकी एक्सपोर्ट का तो भट्टा बैठ गया, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठ गई, आपके एक्सपोर्ट के अंदर बहुत बड़ा एरिया है टेक्सटाइल का। तो ये जो लोग अनएम्प्लॉयड है और ये तो और बर्डन क्रिएट कर रहे हैं,
इनके बारे में गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ भी नहीं कर रही है। देखिए बर्डन कैसा, आप कौन सा कोई बेनिफिट देते हैं अनएम्प्लॉयड लोगों को, आपके यहाँ तो कोई इस तरह का बेनिफिट है नहीं ना, उन्होंने ही किसी ना किसी तरीके से सरवाइव करना है, कोई बाइकिया चलाएगा, कोई फूड पांडा का राइडर बन जाएगा, किसी ना किसी तरीके से अपने घर का कारोबार चलाएगा, घर का निजाम चलाएगा। बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त इकोनॉमी में, हम सब जानते हैं, हमारे आसपास बहुत से लोग हैं। तो गवर्नमेंट को तो फर्क नहीं पड़ रहा अनएम्प्लॉयमेंट से, क्योंकि वो उतना स्ट्रक्चर सपोर्ट ही नहीं कर रहे। दूसरा फिर उनकी भी कोशिश यही है कि अच्छा है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, बाहर जाएंगे रेमिटेंस आएगी। तो इसका मुझे तो ये लगता है कि दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट। वो भी अनफॉर्चुनेटली उन्होंने क्योंकि कोई स्किल सेट क्रिएट करा नहीं है वहां में, वहां भी जाके भीख मांग रहे हैं। हाँ वो ये कर रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं, सख्त मजदूरी वाले काम करते हैं। आप जो मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, बहुत सख्त काम करते हैं और सख्त हालात में रहते हैं, उनके पास चॉइस नहीं बची, आपने छोड़ी नहीं चॉइस। अब वो अगर 1000 दिरहम भी वापस भेज रहे हैं तो आपकी तो रेमिटेंस है ना। तो अगेन आई थिंक लोगों के बारे में कोई सोच नहीं रहा, नो थॉट प्रोसेस दैट आई सी कि जो वेलफेयर के बारे में सोच रहा हो या इन चीज़ों का सोच रहा हो। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आई डोंट थिंक कि कोई इतना डिटेल में सोच रहा है। और यस ये तो सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आपकी इंडस्ट्री बंद हुई है, काफ़ी एक्सपोर्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में पीपल आर स्ट्रगलिंग। आपने अगेन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी आपने ट्रेंड्स मिस की हैं कि जो काफ़ी शॉकिंग है। फॉर एग्जांपल आईटी इंडस्ट्री में हमारी एक्सपोर्ट्स जो है बहुत पोटेंशियल रखती हैं, बट हमने उस पर अभी कोई मेजर काम, और जो कर रहे हैं उनको भी हम नहीं करने दे रहे, इंटरनेट बंद कर देते हैं। हाँ वो तो खैर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर वो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ आईटी मिनिस्टर जो हैं उनके बयान आते हैं। पहले उन्होंने कहा कि जी नहीं ये तो वीपीएन की वजह से स्लो होता है, अब उन्होंने कहा नहीं नहीं ये वीपीएन की नहीं, ये तो आबादी की वजह से स्लो हो रहा है। जबकि वही आबादी अगर वीपीएन चला ले तो उसकी चल जाता है। तो ये आई थिंक सीरियसनेस का बहुत बड़ा मसला है। सीरियस एटीट्यूड लेके प्लान करना, वो आई थिंक सिर्फ इस गवर्नमेंट की बात नहीं है, पास्ट की बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने गलतियां की जिसकी वजह से और आबादी बढ़ने वाला तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर कैसे बढ़ सकती है आबादी। आबादी तो पता से बढ़ रही होगी अगर इफेक्ट आया उसका। और दूसरी चीज़ ये भी है कि और गवर्नमेंट्स अपनी जगह कंट्रीब्यूट नहीं कर सकी जो वो करना चाहिए। बट इंटरनेट एक बेसिक राइट की तरह है, सही है, आपके पास आज है, उसके बाद आप सर्वाइव नहीं कर सकते। जो इंडस्ट्री खुद कुछ कर रही है, जैसे आईटी इंडस्ट्री खुद कुछ करना चाहती है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया है, कुछ इंडस्ट्री ने अगर कुछ हासिल किया तो अपने बलबूते पे किया। अगर आप उनसे इंटरनेट ले लेंगे तो उनकी सांस की तरह आईटी इंडस्ट्री वो ग्रो ही नहीं कर पाएगी, इंटरनेट नहीं चलेगा। भाई देखिए इंटरनेट का मामला जो है वो बड़ा स्पेसिफिक केओस है, क्योंकि वो एक खास वजह से किया गया है। अब वो खास वजह करनी थी तो कर दी, किसी ने पलट के सोचा ही नहीं कि मैं क्या करने लगा। कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितने लोग हैं जिनकी जो ना एम्प्लॉयमेंट में अफेक्ट करने लगा, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद सेल्फ मेड लोग हैं बेचारे। आपने उठाया एक काम करना शुरू कर दिया, आपको पता ही नहीं था एंड टू एंड कि इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। अगेन आप प्रॉक्सी सिस्टम सिर्फ ऐसा नहीं है कि पहली दफा पाकिस्तान ने लगाया है मॉनिटरिंग सिस्टम, जो ये सिस्टम बाहर की दुनिया में ऑलरेडी मौजूद है। वहां तो ऐसा कोई मसला नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये भी मिसप्लान तरीके से किया गया है। वो करने की नहीं आके कैपेसिटी तो होगी शायद, बट कैपेबिलिटी भी तो होना चाहिए ना। आई थिंक कैपेबिलिटी से ज्यादा राइट लोगों की सिलेक्शन शायद ना हो, क्योंकि कैपेबिलिटी तो ऐसा नहीं है आईटी इंडस्ट्री की पाकिस्तान में कैपेबिलिटी ना हो, ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन हाँ जो लोग इस पूरे प्रोसेस में शामिल थे उनमें ये कैपेबिलिटी ना हो, ये मैं मानने को तैयार हूँ। इसकी एग्जांपल आईटी मिनिस्टर के बयानात ही मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, बट दिस इज हाउ इट इज। सही, ठीक ठीक। अच्छा, आप ऑयल इंडस्ट्री के अंदर है, ऑयल एंड पेट्रोल इंडस्ट्री, उसके उसके साथ भी हुआ, गवर्नमेंट सही पॉलिसीज नहीं बना सकी या उनके लिए मार्केट को तंग कर दिया गया, फिर उनको एग्जिट करना पड़ा। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करें तो 2010 से लेकर 2018 तक अगर आप देखें तो बहुत सारी मल्टीनेशनल्स ने पाकिस्तान से एग्जिट किया।
जिसमें ईएनआई भी शामिल है, ओएम भी शामिल है और काफी बड़े बड़े नाम शामिल हैं। वो एग्जिट जो था वो इसी वजह से था बिकॉज ये सारी एक्सप्लोरेशन कंपनीज थी। ये आपके मुल्क में गैस या ऑयल के ज़खायर ढूंढ और ईएनपी सेक्टर जो है, ये ईएनपी सेक्टर कहलाता है ऑयल गैस में। ईएनपी सेक्टर के लिए ज़रूरी है कि वो मुस्तकिल फील्ड्स पे एक्सप्लोरेशन करता है, क्योंकि जब भी कोई फील्ड डिस्कवर होती है तो एक टाइम आता है मैच्योर होती है और उसके बाद प्रोडक्शन नीचे जाना शुरू हो जाती है। आपने सुई के बारे में भी यही सुना होगा कि इसकी प्रोडक्शन अब कम हो रही है, कम होना शुरू हो गया। तो ये ऐसा नहीं है कि ये मसला हमें पता नहीं था। आई स्टिल रिमेम्बर 2010 की बात है या उससे पहले की, मेरे फादर ने जगह पे वो गए थे तो आके हमें बता रहे थे कि जो सुई में गैस के ज़खायर हैं दे आर गोइंग टू डिप्लीट इन अ मैटर ऑफ 4-5 years। हमें मसला बहुत पहले से पता था बट हमने उसमें पॉलिसी मेकिंग नहीं की। ऑयल एंड गैस सेक्टर में, ईएनपी सेक्टर में भी यही हुआ। जिन ब्लॉक्स में ईएनपी कंपनीज इंटरेस्टेड थी वो कभी अनाउंस नहीं हुए। जिन ब्लॉक्स में वो इंटरेस्टेड नहीं थे वो अनाउंस होते रहते थे, उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि वो स्टडीज उसको सपोर्ट नहीं करती। जहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा था वहां हम कभी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो अगेन वो जो एरिया है उन्होंने वो एक्सप्लोर करते चले गए। सिंध में काफी गैस के ज़खायर हमने एक्सप्लोर किए हैं, पाकिस्तान में केपीके में या बलूचिस्तान साइड पे, बट अगेन बलूचिस्तान साइड की सिक्योरिटी की वजह से कभी बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं कर सके उसको। सुई सबसे बड़ा हो रहा, सिंध साइड पे छोटे छोटे काफी सारे पॉकेट्स थे बट अगेन कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसीज की वजह से वो भी ड्राई आउट होते चले गए, उस पर मजीद कोई काम नहीं हो सका। बाकी जगहों पे जहाँ पे इंटरेस्ट था वो प्रॉपर्ली ब्लॉक्स अनाउंस नहीं हो सके, सही टाइम पे नहीं हो सके, तो उस पर काम ही कुछ नहीं हुआ। इवेंचुअली मल्टीनेशनल जाहिर है वो तो डॉलर में सोचते हैं, इवेंचुअली उन्होंने रियलाइज किया कि इस कंट्री में कोई लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट है नहीं, एटलीस्ट विद द करंट पॉलिसी, तो उन्होंने वहां से एग्जिट कर दिया। एक और चीज जैसे कि हमने बताया कि डॉलर इतना वेरी करा इतने कम अरसे के अंदर कि उसको प्रिडिक्ट करना एक नामुमकिन सा टास्क। और एक और अहम चीज़ है कि हमारी टोटली जो इकोनॉमी है वो आपकी इम्पोर्ट ओरिएंटेड ज़्यादा है। तो रॉ मटेरियल के इम्पोर्ट करने में जो इश्यूज आए, कॉस्ट रेट भी, प्रोसेस रेट भी, और फिर जो सोने पे सुहागा के एलसीसी बंद कर दी कि आप कर ही नहीं सकते हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं कि उसने क्या कि ताबूत में आखिरी कील की तरह एक्ट नहीं करा? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपके पास शायद उस वक्त चॉइस नहीं थी, यू हैड टू डू इट, बट अगेन टू डू इट फॉर इंडस्ट्रीज जो कि आपको एक्चुअली रेवेन्यू ला के दे रही है, दैट वाज रियली हर्टफुल। तो हम चूंकि एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज के लिए एटलीस्ट ये था कि अगर आप एक्सपोर्ट रेवेन्यू ले आते हैं तो आपकी एलसीज पे हो रही, लेकिन ये भी बहुत मुश्किल से और उसके लिए भी बड़े जतन करना पड़ रहा है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने भी फेस किया, बहुत ज़्यादा बैंकिंग कनेक्ट्स यूज़ करना पड़ते थे, बहुत ज़्यादा मॉनिटर करना पड़ रहा था इस वक्त सिचुएशन को, तो टफ तो था। शायद बीइंग एन एक्सपोर्टर विद सिग्निफिकेंट पोर्शन, बीइंग इन एक्सपोर्ट्स हमें इतना ज़्यादा उसने हिट नहीं किया, बट यस लोकल इंडस्ट्री को बहुत सिग्निफिकेंटली हिट किया। और ये जो डिवैल्यूएशन थी इसने पूरे बिजनेस मॉडल्स तबाह कर। आपको एयरलिफ्ट और सिविल अगर याद हो, एक बहुत ही रेलेवेंट कराची के लिए बहुत ही रेलेवेंट किस्म का बिजनेस मॉडल था जो बहुत पॉपुलर हो रहा, वो सफा हस्ती से मिट गया सिंपली इसलिए बिकॉज वो उनका बिजनेस मॉडल ही बीट हो गया बिकॉज ऑफ द डिवैल्यूएशन। तो यहाँ पे ये जो मैं वही कह रहा हूँ कि इनकंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी है। अगर आप होल्ड करने के आदि तो आप होल्ड करके चल लेते, आपने अचानक उसको फ्री फॉल कर दिया या आप उसको ग्रेजुअली फ्री फॉल होने देते तो आहिस्ता आहिस्ता वो इम्पैक्ट्स आते, तो उसकी वजह से इट हैज बिकम रियली डिफिकल्ट टू प्लान। और बिजनेस जो है ना वो वॉलेटिलिटी नहीं बर्दाश्त करता। मैंने जो चीज सीखी है और पीरियड देखी है, बिजनेस को ना वॉलेटिलिटी पसंद नहीं होती। बिजनेस को पसंद होता है प्लान से चलना, कि मैं प्लान कर सकूंगा कि अगले 2 साल में ये कर लूंगा, 3 साल में ये कर लूंगा, 4 साल में ये कर लूंगा। ठीक। अच्छा, मॉडर्नाइजेशन
एक नीड है आज की इंडस्ट्री कि आप मॉडर्नाइजेशन के अंदर आएँ, नई-नई चीज़ों को अडॉप्ट करें और फिर उनको इम्प्लीमेंट करें। जैसे कि हमने इस चीज़ को डिस्कस किया कि गवर्नमेंट तो पॉलिसीज़ पे एज़ सच कोई काम नहीं कर रही और ना ही वो एनकरेज कर रही है और बस ओपन एरिया है, जो जिसको करना है वो अपने बलबूते पे करना है। तो आपको क्या लगता है मॉडर्नाइजेशन कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी सर्वाइवल के लिए इस एनवायरनमेंट इंडस्ट्री? देखिए, ये तो शायद सवाल है ही नहीं कि इम्पोर्टेंट है या नहीं। हुँ, इम्पोर्टेंट तो डेफिनेटली, हुँ। अगर आप मेरे को नेसेसिटी है आई शायद बिलीव। हाँ, नेसेसिटी। नेसेसिटी है। मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ चाइना जाने का, बट मेरे कोलीग्स जो हुँ, जाते रहे, वो जब आपके एक्सपीरियंस बताते हैं, तो आपको समझ में आता है कि एक्चुअली हम जो है वो एज ए प्रोडक्शन यूनिट भी काफी पीछे हैं। इनोवेशन तो है ही नहीं। इनोवेशन हमारे यहाँ है ही नहीं, क्योंकि रिसर्च करता कौन है? हुँ, हुँ। रिसर्च तो वो लोग करते हैं जो पीएचडीज कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज में एकेडमिक काम कर रहे हैं, वो रिसर्च करते हैं। आप इंटरनेशनली ऐसे ही हुँ, हुँ। कि जो ब्रेक थ्रूज होते हैं वो रिसर्च के थ्रू होते हैं। हमारे यहाँ रिसर्च का काम ही नहीं है। सही बात है। कौन काम करता है रिसर्च के ऊपर? किस इंडस्ट्री में रिसर्च पे काम हो रहा है? किसी भी इंडस्ट्री में आपको ये चीज नहीं मिलेगी। जो अगेन वही बात है, जो हो रहा है वो लोग अपने बलबूते पे कर रहे हैं। हुँ, हमने जितना काम किया है, हमने अपनी रिसर्च अपने खुद ही डेवलप की है, खुद ही चीजें इम्प्रूव की हैं। कहीं कभी दूसरों को देख के, कभी आउटसाइड कंट्री देख के कि यार हमने फलानी जगह प्लांट देखा था, यार ऐसा था, हमारा भी कुछ कुछ ऐसा होना चाहिए। हुँ, हुँ। तो मैं तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे किया है कि दूसरी जगह पे देख के, समझ के, फिर उस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान लेकर आए। और आप जनरली देख लें, हम रिएक्टर्स ही हैं, हम रिएक्ट ही करते हैं टेक्नोलॉजी पे। हम बाहर की किसी चलते हुई चीज को पाकिस्तान में लेकर आते हैं। वो भी एक सदी बाद। सॉरी, वो भी एक सदी बाद। हाँ, वो भी एक सदी बात। मतलब जाहिर है, हमें पता चलने में भी तो टाइम लगता है ना। हुँ, हुँ। कोई चीज इनोवेट होती है, उसको पाकिस्तान आने में टाइम लग जाता है। हुँ, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। डिलीवरी वाला, जो फूड डिलीवरी की जो है, ये एग्जांपल्स हैं कि जो हमारे यहाँ बहुत लेट स्टार्ट हुआ। ई कॉमर्स हमारे यहाँ काफी लेट स्टार्ट हुआ, अभी तक मैच्योर नहीं हो सका, हुँ, हुँ। because of the certain issues that we have in you know management, हुँ, हुँ। in law and order and everything. किसी को पकड़ना मुश्किल। तो ई कॉमर्स आज तक आपका मैच्योर नहीं हो सका। आप ई कॉमर्स की मार्केट देखें बाहर, तो मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ जो है ना, ये बहुत बड़ा एक गैप है, जो एज ए नेशन हमने अब देखना है कि क्या करना है हमें इसका, क्योंकि हमारे यहाँ रिसर्च नहीं है, और जब रिसर्च नहीं है तो कोई चीज ना तरक्की नहीं कर सकती। हुँ, हुँ। तरक्की तो करवाने वाले ना, मैं अक्सर अपने कुछ दोस्तों से कहता हूँ, तरक्की कराने वाले तो एक्चुअली इंजीनियर्स और डॉक्टर्स, जो डॉक्टरेट्स करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, ये हैं दुनिया में जो जिंदगी चेंज की है, वो तो इन लोगों ने की है। तो इन लोगों का हमारे यहाँ क्या स्कोप है? तनख्वाह ही नहीं मिल रही बेचारों को। एग्जैक्टली, मतलब हम चार्ट अकाउंटेंट इसलिए बन गए कि तनख्वाह अच्छी मिल जाएगी, चलो हुँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा ही है। तो मैं तो चार्ट अकाउंटेंट इसलिए बना था कि भाई घर का पहला था, फाइनेंशियल जिम्मेदारी स्टेबिलिटी थी, है। तो भाई कम से कम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो होगी। सही बात। और आई थिंक इस वक्त इंडस्ट्री में ऐसे ही नए इंजीनियर्स की जगह है। और जो वैसे भी जो यूनिवर्सिटीज़ का एक बहुत बड़ा रोल होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट? तो यहाँ तो हालात ये हैं कि टीचर्स को, प्रोफेसर को सैलरीज़ नहीं मिल रही हैं, उनकी सैलरीज़ होल्ड पर है। तो कौन ही अपने आप को देखेगा एज़ अ पीएचडी रिसर्चर? मुझे याद है, मैंने जब इंटर किया, आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट इन साइंस। आई स्टिल एम अ वेरी गुड स्टूडेंट इन साइंस, बिकॉज मैं अभी भी बहुत सारे साइंस चैनल्स देखता हूँ, हुँ, और मतलब फिजिक्स से रिलेटेड चीजें मैं अभी भी जो है वो शोज देखता हूँ। तो मैं गया, अपने एक टीचर थे मेरे, जो दिल के मेरे बहुत करीब थे, उन्होंने बहुत मुझे जिंदगी के बारे में सिखाया। शहजाद मुस्लिम खान नाम था, पीजे के टीचर थे, हुँ, मुझे कोचिंग में पढ़ाया। तो मैंने उनको जाके बताया, मेरे सामने मेरे फादर बैठे थे, उस वक्त के प्रिंसिपल भी बैठे थे प्रैक्टिकल सेंटर। हुँ, तो उनको मैंने बताया जी मैं तो कॉमर्स में जा रहा हूँ, हुँ। साइंस। तो उन्होंने कान पकड़ा, इतनी जोर से मरोड़ा कि मेरे फादर ने मेरा कान कभी ऐसे नहीं मरोड़ा। मैंने मरोड़ा। अच्छा, मुझे बहुत मोहब्बत करते थे, मैं भी करता था। तो
हंसता रहा। तो उन्होंने कहा, "तुम क्या करने लगे हो?" तो मैंने सिर्फ एक जवाब दिया, मैंने सर एक बात है, मुझे ना यहाँ पे रिसर्च में कोई काम होता हुआ नहीं। तो जब रिसर्च ही नहीं है यहाँ पे, जब उसका काम ही नहीं है, तो इस फील्ड का फ्यूचर क्या है? एंड ही इमीडिएटली अंडरस्टूड व्हाट आई वाज सेइंग। तो उन्होंने कहा ठीक है, डू व्हाट यू वांट। तो ये मतलब एक रियलिटी है जो हमें ना एज ए नेशन नजर नहीं आ रही शायद, क्योंकि मैं तो उसको बहुत छोटी एज में रियलाइज कर चुका था जब मैंने अपनी फील्ड चेंज करने का डिसीजन लिया था। बट आई थिंक इस बारे में हम एज ए नेशन सोच ही नहीं, और कोई इस पे एफर्ट भी नहीं कर रहा। जिसने करनी है उसके लिए वसाइल नहीं है। हम कितना सपोर्ट करते हैं रिसर्च को, ऑर्गेनाइजेशंस अपने तौर पे करती हैं, अपने बिजनेस से रिलेटेड रिसर्च करती हैं, आर&डी डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत अच्छे काबिल लोग हैं उसमें, बट वो बिजनेस फोकस्ड है। आई थिंक ब्रेक थ्रूज बिजनेस फोकस होने से तो शायद नहीं होंगे, ब्रेक थ्रूज तो और चीजों से होंगे। तब आपको पता होगा एज ए नेशन आपका नीड क्या है, आपने क्या करना है, और फिर आप उसके पीछे रिसर्च करें। ऐसा ही है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हमने थोड़ा सा पहले डिस्कस किया है इंडस्ट्री को, इसने बहुत बुरी तरह हिट किया है, वो है एनर्जी कॉस्ट। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, लोकल इंडस्ट्री को, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को तो बर्बाद करके रख दिया है एनर्जी कॉस्ट। कुछ छोटी बिजनेस जो थे वो तो सर्वाइव ही नहीं कर सके एनर्जी कॉस्ट के झटके। इवन लोकल कंज्यूमर, डोमेस्टिक कंज्यूमर सर्वाइव नहीं कर सके उस झटके को। तो उसने बिजनेस को बहुत ही वर्स्ट तरीके से किया। मिडास से कैसे सर्वाइव कर सके, जैसे कि आपने आई गेस मेंशन किया कि उनकी ऑपरेशन कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, और लॉन्ग टर्म वो कैसे इसको देखते हैं कि कैसे वो उसको एड्रेस करेंगे, और इन जनरल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इसको कैसे एड्रेस कर पाएगी या कर भी नहीं पाएगी, ये भी एक सवाल है कि ऐसा तो नहीं है कि वो इस झटके से उभर ही नहीं पाएंगे। अच्छा देखिए, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो तो फाइनेंशियल जो है वो डॉलर्स में सोचते हैं, बिकॉज उनके अगर कोई मेजर एक्सपोर्टर्स, एक मेजर है ही जनरली डॉलर्स में सोचते हैं। इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स हमारे जो एनर्जी कॉस्ट है वो डिवैल्यूएशन की वजह से थोड़ा सा पहले नीचे गई और अब दोबारा ऊपर जाना शुरू हुई। इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स बात करें तो टैरिफ्स जो है वो पहले डिप किएगा और अब इंक्रीज कर रहा है। तो एक सर्टेन बेनिफिट तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को इस एरा में थोड़ा हुआ, क्योंकि हमारा रिएक्शन टाइम भी था। सही। तो गैस की प्राइसेस जो बढ़नी थी उसमें हमारा रिएक्शन टाइम काफी ज्यादा था, ये गैस प्राइसेस पहले बढ़नी चाहिए। तो एक सर्टेन बेनिफिट हमने पहले पास ऑन किया और अब हम उसको बहुत तेजी से वापस खींच रहे हैं। दूसरी बात ये कि इसमें भी जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो यही है कि अब आपको सेल्फ सस्टेनेंस के बारे में सोचना हो। फॉर एग्जांपल माइडस ने अपनी एक जो है वो सोलर, उसका मेजर लोड जो है वो सोलर से कवर होता है। तो इस तरह के ड्रास्टिक चीजें सोचना पड़ेगा, इस तरह की ड्रास्टिक मेजर्स कंपनीज को लेना पड़ेगा अगर तो उन्होंने ये सर्वाइव करना है। अगेन इट इज नॉट गुड फॉर द होल ग्रिड कि हर कोई अगर सोलर लगा लेगा, दैट इज अनदर इशू जो कि अभी शायद हम रियलाइज नहीं कर रहे हैं, वरना जो पीक लोड जो है वो इतना वेरी करने लगेगा कि इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर जनरेशन स्टेशंस टू ऑपरेट। तो वो एक अलग इशू है जो आगे जाके शायद सर उठाएगा। बट आई थिंक पाकिस्तान में ना सिर्फ एनर्जी की बात नहीं है, पाकिस्तान में हर चीज ही ऐसी है कि एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ वाली बात। वो एनर्जी हो, वो सिक्योरिटी हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, आई थिंक हर चीज ही ऐसे हो गई। स्टेट बेसिक नेसेसिटीज देने में तकरीबन फेल ही हो गई है, हर बंदा अपने आप पर भरोसा करके बैठा हुआ खुद करना। तो और एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज हैं, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी स्ट्रेटजीज हैं, कार्बन फुटप्रिंट पे काम करते हैं, उसको लिंक करते हैं। उसका एक बड़ा मेजर फैक्टर है हम एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ गीगा जूल्स देखते हैं कि एक्चुअली एनर्जी में कितनी यूज कर रहा हूँ, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको इफेक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। फिर अगेन इलेक्ट्रिसिटी और गैस के इंडिविजुअल मेजर्स में भी उसको मॉनिटर करते हैं, उसको भी एफिशिएंट कर रहे होते हैं। There are a lot of emphasis on more efficient electricity using motors, more efficient equipment। तो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं। आई थिंक सिर्फ माइडस की बात नहीं है,
बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं और आई थिंक दिस इज द नीड ऑफ द आवर राइट नाउ। लेकिन जितना तेज ये इम्पैक्ट आ रहा है, आई डोंट थिंक ये बिजनेसेस इतने रैपिड चेंज को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। और इसकी वजह से होगा यही कि बिजनेसेस को 3-4 साल काफी टफ गुजारने पड़ेंगे, जिसमें वो अपने आप को संभाल के दोबारा इस पोजीशन में आएंगे कि अच्छा अब दोबारा काम शुरू करें और ग्रोथ की तरफ जाएं। ओके। अच्छा, हमने पहले भी डिस्कस किया कि टेक्नोलॉजी कितनी इम्पोर्टेंट हो गई है किसी भी इंडस्ट्री में, स्पेशली एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी का आने वाले सालों के अंदर क्या स्टेटस होगा, क्या नीड होगी? इट्स अ नेसेसिटी नाउ एंड विल बी अ नेसेसिटी, राइट? और क्या हम उसे अडॉप्ट करने के लिए तैयार है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री? देखिए, टेक्नोलॉजी के ऊपर एज ए इंडस्ट्री, अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, इंडस्ट्री 4.0 पे हमने काफ़ी काम किया है, काफ़ी ऑटोमेशन मॉनिटरिंग सिस्टम्स हमने किए हैं, काफ़ी चीज़ें हमने स्काडा के थ्रू ऑटोमेट की हैं। बट अगर मैं बात करूँ एज ए इंडस्ट्री हमारी रेडीनेस की, आई थिंक हमें अभी टेक्नोलॉजी को ना कम्प्लीटली एक्सेप्ट करने के लिए भी टाइम चाहिए। मुझे पाकिस्तान की इंडस्ट्री में यही दिखता है कि हम आईटी टेक्नोलॉजी को अभी तक पूरी तरह एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाए। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, वर्क फ्रॉम होम या रिमोट वर्किंग का कॉन्सेप्ट हमने पहली दफा कोविड में रियलाइज किया कि ये हो भी सकता है। ऐसा नहीं था कि ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी थी, साला साल से एग्जिस्ट करती थी, लोग साला साल से रिमोट वर्किंग पे थे। हमारी एक्सेप्टेबिलिटी का मसला, कोविड होता है, आपकी मजबूरी बन जाती है, आप अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ अरसे चलता है, उसके बाद आहिस्ता 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 सारी ऑर्गेनाइजेशन उसको खत्म कर देती। हालांकि दुनिया में ऐसा नहीं हुआ, दुनिया की बहुत सी बड़ी कंपनीज ने ऐसा नहीं किया और वहां पे आज भी वर्क फ्रॉम होम का या रिमोट वर्किंग का कॉन्सेप्ट अवेलेबल है। बहुत सी जो जॉब्स हैं वो आज भी एडवर्टाइज होती हैं तो उसमें पार्टली फिजिकल या पार्टली रिमोट लिखा होता है। तो दुनिया ने ऐसा नहीं किया, बट हमने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसको फेज ऑफ कर। तो एज ए इंडस्ट्री मुझे लगता है कि इन पाकिस्तान अभी भी टेक्नोलॉजी की एक्सेप्टेंस, बिकॉज टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट चाहिए और इन्वेस्टमेंट अगर टेंजिबल ना हो तो वो हजम करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो आई थिंक हमारी इंडस्ट्री जो है ना टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करने और उसका डायरेक्ट बेनिफिट ना दिखने की वजह से उसकी एक्सेप्टेबिलिटी में इंडस्ट्री को प्रॉब्लम है। जबकि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई अच्छा ईआरपी सिस्टम लगा, सैप लगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के उसको बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, अकाउंटेबिलिटी, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग बहुत बेहतर हो जाती है। लेकिन उससे एक्चुअली टेंजिबल बेनिफिट कितना हुआ, क्या हुआ, वो क्वांटिफाई करना आसान नहीं है। अब वो चूंकि टेंजिबल नहीं है, बिजनेसेस डोंट हैव दैट ट्रस्ट या वो एक्सेप्टेबिलिटी उस तरह। और यही चीज आप देखेंगे सर्विस इंडस्ट्री को लेके पाकिस्तान में समहाउ एक मिसट्रस्ट है। अगर आप फाइनेंशियल साइड पे भी देख रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज का जो मैच्योरिटी है पाकिस्तान में, बिल्कुल एक्सेप्टेबिलिटी ना हो। यहाँ पे बुक कीपिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो अभी भी बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेजेस में है और अभी भी वो फ्लाई नहीं कर पा। जितने लोग यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज के काम कर रहे हैं ज्यादातर बाहर के क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। और एक्सेप्टेबिलिटी इसलिए नहीं है बिकॉज वो टेंजिबल बेनिफिट ही नहीं उनको समझ में आता। लोग पैसे देने को तैयार ही नहीं होते कंसल्टेंसी के लिए। कोई कंसल्टेंट अगर 1.5-2 लाख रुपए भी मांग रहे पता नहीं क्या करेगा कि 2 लाख रुपए मांग रहे। मशवरा दीजिए, 2 लाख रुपए मांग रहे। हाँ, मतलब पीपल स्टार्ट क्वेश्चनिंग यार इतना महंगा ही तो क्या करेगा पता नहीं। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि वो उसका डायरेक्ट बेनिफिट आप नहीं समझ रहे। वो 2 लाख रुपए देगा तो सही है आपसे, लेकिन जो आपको काम करके देगा वो इतना रोबस्ट होगा कि वो आपको शायद कहीं पे 8-10 लाख रुपए बचा के दे देगा। बट वो टेंजिबली आपको शायद दिखेगा नहीं, क्योंकि वो बच रहा होगा तो आपको दिखेगा थोड़ी के बच गया। तो जब आपको हिट करेगा तो समझ में आएगी आप। तो हमारे यहाँ फिर दूसरी बात ये भी है कि हमारे यहाँ लूपहोल्स बहुत हैं। किसी भी मतलब मैं तो खैर क्रिमिनल लॉज में भी लोग जो है निकल जाते हैं। आपने रिसेंट टाइम्स में देखा ही होगा कि वो है, तो दूसरे लॉज में भी लूपहोल्स हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में लूपहोल्स हैं। तो अगर आप कंप्लाइंट नहीं भी हैं, आप किसी ना किसी तरीके से निकल जाते हैं। और जब आप निकल जाते तो आपको जरूरत ही क्या है कंप्लाइंस के बारे में सोचने। सही बात, ये भी एक रीजन है। तो अगेन हमारे यहाँ जो है ना आईटी इंडस्ट्री हो या फाइनेंशियल सर्विसेज की इंडस्ट्री हो,
इसकी एक्सेप्टेबिलिटी मुझे लगता है अभी बहुत कम है। मैच्योरिटी लेने में इसको अभी काफी टाइम लग जाएगा। इसको अभी जो है ना मैच्योर होने में, उस लेवल तक आने में, आई डोंट नो व्हाई दैट इज, बिकॉज हमने उसके बेनिफिट्स देखे हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने किया है काम इस पे, बट समहाउ उसकी एक्सेप्टेबिलिटी मुझे उस तरह नहीं। सही। अच्छा, ग्लोबल कंपटीशन जो कि अनरेज है, मुसलसल वो कॉम्पिटिटिव से कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है, तो क्या लोकल एक्सपोर्ट मार्केट या लोकल इंडस्ट्री इसके लिए तैयार है, और क्या ये तैयार है उन स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करने के लिए जो ग्लोबल मार्केट के अंदर है? देखिए, अगर आप मेरा ओपिनियन समझे ना, हम हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल एज अ नेशन, एज अ इंडस्ट्री, हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल मौजूद है। हमारे लोगों ने बहुत काम किया है, कंप्लायंसेस के ऊपर बहुत काम किया है, उसकी इम्प्लीमेंटेशंस पे बहुत काम किया, सस्टेनेबिलिटी पे बहुत काम किया है। हम यूरोपियन कंप्लायंसेस जो कि बहुत टफ है, या यूएस की कंप्लायंसेस हैं, हम हमारे तमाम एक्सपोर्टर्स उसको मीट करते हैं, तमाम उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट करते हैं। ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे कंप्लायंट मिलेंगी, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस आपको एचएससी स्टैंडर्ड्स पे कंप्लायंट मिलेंगी, ज्यादातर आपको सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स पे कंप्लायंट मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर कैपेबिलिटी या हम उस चीज के लिए रेडी नहीं, रेडी तो हम हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम जो बात हम पहले कर रहे थे कि हम उसको प्लान नहीं कर सक रहे। हमें ये नहीं पता कि मैं जो अभी करने लगा हूँ, जो इन्वेस्टमेंट मैं अभी करने लगा हूँ, वो कितनी इफेक्टिव होगी, उसका पे बैक क्या होगा, 3 साल का होगा, 6 साल का होगा, क्योंकि वो जिन फैक्टर्स से उसका पे बैक लिंक्ड है, वो फैक्टर्स मैं प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहा। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल $1 मिलियन इन्वेस्ट करना है, तो मुझे उसका रिटर्न कब मिलेगा, कैसे वो फेज आउट होगा, कैसे उसके आईआरआर्स क्या होंगे, वो जिन फैक्टर्स पे वो डिपेंड कर रहा है, वो फैक्टर्स कैसे पैन आउट करें। अगर मैं उसको प्लान नहीं कर सक रहा, तो जाहिर है कि मैं उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 दफा सोचूं। और अगेन, वॉलेटिलिटी आप इन्वेस्टमेंट में देखते ही हैं। अगर आपको 100 रुपए पे 10 रुपए रिटर्न मिल रहा है कंसिस्टेंटली एक जगह, और एक जगह ऐसा है कि एक दफा 20 मिलेगा, एक दफा 5 मिलेगा, एक दफा 25 मिलेगा, एक दफा 4 मिलेगा, ओवरऑल शायद आपको 10 साल में 100 रुपए का ही रिटर्न मिले दोनों जगह पे। लेकिन जहाँ वॉलेटिलिटी होगी, कोई भी बंदा उसको सेलेक्ट नहीं करेगा। थोड़ी लॉजिकल सी बात है जो शायद इंडिविजुअल लेवल पे हर कोई सोचता ही है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अच्छा, आपको लगता है कि जिन हालत में हम खड़े हैं, पीछे एस्टैब्लिश कि वो बदतरीन है, सही है, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और शायद कुछ लोगों का मानना है सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज ही रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या इस पॉइंट पे भी गवर्नमेंट कुछ कुछ कर सकती है इन हालात को बेहतर बनाने के लिए, या द गेम इज लॉन्ग गोन? नहीं, आई थिंक पाकिस्तान जितने रेजिलिएंट लोग हैं, या पाकिस्तान में जितनी रेजिलिएंट कैपेबिलिटी है, आई थिंक हमें राइट ऑफ तो नहीं करना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल राइट ऑफ केस है। हाँ, लेकिन यहाँ से रिकवरी में टाइम लगेगा, एंड दैट रिकवरी हैज टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। दैट इज द की। पीपल नीड टू थिंक राइट नाउ कि करना क्या है। एंड व्हेन आई से, being very careful when I say people, it's not only the government who needs to do it, it's the people who need to think as well. हमें आज सोचना पड़ेगा कि यार हमें करना क्या है। क्या हमने ऐसे ही चलते रहने देना, या हमने इस मुल्क को कहीं लेके जाना है। उसके लिए लोगों को भी कुर्बानी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमें एज ए नेशन कुर्बानी देना पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इम्पोर्ट बिल पे सबसे बड़ा आइटम इज एनर्जी, ऑयल। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम ये कंजम्पशन कैसे मिटिगेट करेंगे। दुनिया में ऐसी कंट्रीज मौजूद है जहाँ पे लोग साइकिलों पे ऑफिस जाते हैं। अब कोई हो सकता है कि कोई इस बात का जो मीम बना ले, या मजाक हो रहा है, लेकिन ये फैक्ट है। ठीक है, वो शहर जो है वो बड़े छोटे हो सकते हैं, बट आपको ऐसी कंट्रीज मिलेंगी जहाँ पे लोग बहुत फ्रीक्वेंटली साइकिल चलाते हैं। तो हम तो नहीं चलाते। हम तो आधा किलोमीटर भी जाना हो, मेरा भी यही हाल है। जब भी
जाहिर है कि मेरा भी ये सिचुएशन। मेरे ख्याल से मौसम से ही फर्क पड़ता है। कुछ ममालिक में ठंडे हैं, वहाँ साइकिल ट्रैवल करना एज कम्पेयर देखिए कराची मौसम से शायद फर्क तो पड़ता आसान है, ये बात ये ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता, और मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा, बट देयर आर नाउ ऑल्टरनेटिव्स जो कि इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, जो कि बेसिकली पैडलिंग भी आप कर सकते हैं और चार्जिंग भी कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव्स पे हमें काम करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा। देखिए मैं तो एक बड़ी क्रूड सी बात कर रहा हूँ, जैसे साइकिल चला लो, ये बहुत ही क्रूड सी बात है, ये बिल्कुल रेलेवेंट बात नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी एक्सट्रीम बात कर रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आप क्या आपकी ऑडियंस थोड़ा सा सोचे तो सही ना, ये क्या अजीब सी बात कर दी। एक्चुअली हमें ना इसी किस्म के एक्सट्रीम मेजर्स की जरूरत है। हमें सोचना तो पड़ेगा, ठीक है आप साइकिल नहीं चलाएं, गर्मी ज्यादा है तो आप कुछ और करें, बट आप सोचें जरूर इस बारे में। आपको सोचना पड़ेगा कि आप कैसे मैनेज करेंगे, कैसे आप इस कंट्री को लेके चलना चाहते हैं, आपका एनर्जी का बिल कैसे कम होगा, इम्पोर्ट बिल कैसे कम होगा। हमारी आज भी जो स्पेंडिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है वो गाड़ियां हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हमें ऐसे ही चलते रहना है, क्या हमें इसके बारे में कुछ करना है, क्या सोचना है। आई मीन वी नीड टू थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड द प्रॉब्लम इज कि ये कुछ लोगों ने सोचना है और बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट करना है। हमारा करंट मॉडल ऐसा है नहीं। इस वक्त तो ये हो रहा है कि जो कुछ लोग सोच रहे हैं, लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, और वो जो लोग सोच रहे हैं वो भी अपनी नहीं सोच रहे हैं। वो अगेन मैं तो उसको यूं कहूंगा कि शायद सोचने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। जो भी है, द प्रॉब्लम इज आप सब तो एक साथ सारी आवाम नहीं सोच सकती, तो कुछ लोगों ने सोचना है, फिर बाकी आवाम ने उसको बैक करना है। बट ये कैसे होगा, कैसे मटेरियलाइज होगा, क्या हम वो चीजें, क्या हम वो कॉस्ट लेने के लिए तैयार है एज ए नेशन कि जहां हमें वाकई ये इम्प्रूवमेंट्स जो हैं वो नजर आना शुरू हो जाए। कुछ जगहों पे हमने शायद कुछ काम शुरू किया था, वो डीले हो गया, बट अगेन ये काम पहले भी होते रहे। मेरे ख्याल से हम इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाते उन चीज़ों से। लेट्स आपने कहा कि साइकिल चलाने घर से का पेट्रोल कहते हैं बहुत बड़ी इम्पोर्ट है, सी एग्जाम्पल। तो अगर एक आम आदमी सोचता है कि सही है भाई मेरे पास गाड़ी है, मैं गाड़ी खड़ी करूंगा, मैं कल साइकिल से जाऊंगा, ये मैं इलेक्ट्रिक कार की तरफ जाता हूँ, मैं सेव करता हूँ आसपास को इम्पोर्ट। बट फिर वो इसी मुल्क में देखता है कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है या और कहते हैं लोग हैं जो इलेक्टेड हैं, जो उसके ही टैक्स दिए पैसों से सारे खर्चे कर रहे हैं, वो 50-50 गाड़ियां पेट्रोल लेके घूम रहे हैं, तो वो कनेक्ट नहीं कर पाता। नहीं एक्चुअली ये जो ना, ये कनेक्ट करने की सिर्फ बात नहीं है, हम बिल्ड भी ऐसे हैं कि हमें ना थोड़ी सी हम अच्छी गाड़ियों में ही अपनी प्रेस्टीज फील करते हैं। मेरे साथ भी ऐसा है, मतलब मैं भी बहुत अच्छी गाड़ी चलाता हूँ क्योंकि मुझे शौक है। तो आई थिंक ये हम एज ए नेशन बिल्ड ही इस तरह से कि जैसे ही किसी बंदे को मौका मिलेगा ना, वो अच्छी गाड़ी लेगा, अपनी कंफर्ट देखेगा। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमें मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो सोचना पड़ेगा, कोई सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। नहीं, इसके अंदर फैक्टर ना, आपके पास अच्छी गाड़ी का आपको शौक, तो जितनी चादर होती है अंदर इतनी ही पैर फैलाता नहीं, सही। आपको पता है कि आपका सर्वाइवल मुमकिन नहीं है पेट्रोल अगर इंपोर्ट करें। भाई देखिए ना, अगर आप उसको इस तरह समझ लें, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता, पाकिस्तान अपने इंपोर्ट बिल्स पे नहीं कर पाता, तो पाकिस्तान में एक टाइम आया था कह रहे थे 2 दिन में शॉर्टेज हो जाएगी, पाकिस्तान में पेट्रोल की शॉर्टेज हो जाती, फिर कौन रखता अच्छी गाड़ी? क्या ही कर लेता मैं अच्छी गाड़ी से? सही बात है। अगर हम ये बात आज से 5 साल 10 साल पहले सोच रहे थे तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे काम करते, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे काम करते हैं। हमने कुछ ना कुछ किया जरूर है, बट इट्स ऑलरेडी टू लेट। हम अभी भी वो रेड लाइन अभी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, पता नहीं 4 साल में तो वो कंस्ट्रक्ट होगी शायद। इट्स ऑलरेडी टू लेट फॉर दैट। तो हमने वो सारा प्रेशर ले लिया है, अब तो सारी कॉस्ट इनकर हो गई है। अब आप इसको इस तरह समझ लेना, अगर बड़ी सिंपल सी बात है, अगर पेट्रोल अवेलेबल ही नहीं होगा तो आप कौन सी गाड़ी चला लेंगे? सही बात है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ही जाएंगे या आप इस तरह की साइकिल चलाएंगे। ये बात बहुत रेडिकल लग रही है, इतनी रेडिकल बात है नहीं। अगर पेट्रोल इंपोर्ट होना बंद हो जाता है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आपको तो सोचना ही है ना कि भाई
करें क्या? अगर कल को फोर्सफुली होगा तो भी तो आप करेंगे ही ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप साइकिल चलाएं, बट मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि आपको साइकिल चलानी पड़ सकती है। नहीं, मेरा मानना ये है कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ सूरज तो शायद हर दिन नहीं निकलता, ठीक है। ऐसे मुल्क में तुम रहते नहीं है जहाँ हफ्ते के 3 दिन या 4 दिन सूरज नहीं निकलता। लेट्स सी कराची की बात कर लेते हैं, तो सोलर मॉडल्स पर अपना काम कर रहे हैं, सोलर एनर्जी या खुद प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिक कार्स काफी सस्टेनेबल सोल्यूशन है हमारे, खुद हमने गाड़ियां चार्ज कर सकते हैं। देखिए मगर अगेन, आपने काम नहीं किया ना टाइम यूज। देखिए एक तो टाइम की काम, दूसरा वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही अवेलेबल नहीं है। इलेक्ट्रिक कार्स मेरे हिसाब से हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है जो उसको उस सिस्टम को चला सके, उस चीज को सपोर्ट कर सके। तो वो बैंडवैगन भी उसके लिए भी हम वी आर टू लेट। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं सोलर की, जो सोलर के जिसको आप सोलर पार्क्स कहते हैं या विंड टर्बाइन के जो पार्क्स हैं, किसने डेवलप किए? किसकी इन्वेस्टमेंट्स? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स सारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हैं ज्यादातर, जो है वो सारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हैं। उसमें भी अगर चले आपने प्राइवेट इन्वेस्टर से भी करवाना है तो कितनी है वो आपके पूरे ओवरऑल जनरेशन का कोई पोर्शन ही नहीं है। तो पानी का जहां तक है, हम वाटर की यूटिलाइजेशन फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बहुत हम कम करते हैं। तो इन चीजों पे हमें काम तो करना पड़ेगा। मतलब देखें, एक बात तो तय है, हम जिस सिचुएशन में है ना, इस सिचुएशन से निकलने के लिए हमें एज ए नेशन कोई ना कोई चीज तो करनी ही पड़ेगी। हमें अपनी एक्सपोर्ट्स इंप्रूव करनी है, हमने अपनी इंपोर्ट्स रिड्यूस करनी है, हमें अपनी लग्जरी इंपोर्ट्स को कम करना पड़ेगा। ये जो डेफिसिट है ना, इसको ब्रिज किए बगैर, ब्रिज नहीं बल्कि एक्सपोर्ट्स को एक्सीड किए बगैर हम इस सिचुएशन से निकल नहीं सकते। तो हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा क्योंकि ऑब्वियसली टाइम नहीं है, पॉलिसी मैटर्स है, बहुत सारी चीजें इंटरेक्ट करती हैं। बट आई थिंक ये जो है ना, ये कहना कि बस द गेम इज ओवर, द गेम इज नॉट ओवर। हम बहुत रेजिलिएंट नेशन है, हमने बहुत बुरे टाइम्स देखे हैं और बहुत बुरे टाइम से हम निकले हैं और बार निकले हैं और बार हमने जो है ना वो दिखाया है दुनिया को कि हम बहुत रेजिलिएंट हैं। हम इस सिचुएशन से निकल जाएंगे, लेकिन इस दफा हमें निकलने में ज्यादा जान मारना पड़ेगा, ज्यादा कंसिस्टेंट होना पड़ेगा और ज्यादा देर तक इंतजार करना। It means you believe that जरा ना हो तो ये मिट्टी बहुत ज्यादा। हाँ ठीक। अच्छा, मेरे ख्याल से पाकिस्तान का भी सबसे बड़ा मसला ब्रेन ड्रेन और वो बहुत तेजी से हमें अफेक्ट कर रहा है। हर बंदा जो है वो बाहर निकलने की कोशिश में। आई बिलीव कि मेरे ख्याल से आपको भी ऐसी लगता होगा कि इसकी बहुत बड़ी वजह एंटी सैलरीड क्लास पॉलिसीज हैं या टैक्सेशन जिसने उन्हें टारगेट किया है। गवर्नमेंट का बस नहीं चल रहा, सारे मुल्क के जितने भी खर्चे हैं उनसे निकलवाए। तो उसकी वजह से हुआ ये है कि दे आर लाइक कि भाई निकलो यहाँ से जितना जल्दी हो सके, जैसे हो सके। तो आप इस पे रोशन डालें। ये बात सही। अनफॉर्चुनेटली सैलरीड क्लास इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल टारगेट्स फॉर द गवर्नमेंट। कॉन्स्टेंटली टैक्सेस इंक्रीज किए जा रहे हैं। अच्छा, कोई तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई नहीं, अगर आप 6 लाख से 15 लाख सालाना वाले लोगों को देखें तो उस पर टैक्स रेट्स इंक्रीज नहीं किए। बट ऐसा हुआ नहीं है। एक्चुअली वो टैक्स रेट उस रेंज में तो नहीं इंक्रीज किए, बट उसकी परचेज पावर इतनी कम हो गई है कि अब उस ब्लॉक में वो लोग ही नहीं आते जो पहले आते। पहले जो मिडिल क्लास का बंदा सालाना 15 लाख 12 लाख वाला होता था, वो मिडिल क्लास का बंदा। आज सालाना 12 लाख 15 लाख वाला लोअर मिडिल क्लास का बंदा है। तो एक्चुअली तो टैक्स इंक्रीज हुआ। हम अभी रिसेंटली वर्किंग कर रहे थे तो हमें अंदाजा हुआ कि अगर जो मिनिमम वेज वर्कर है वो अगर ओवर टाइम पे काम कर ले तो वो भी टैक्स एम्बेट में आ जाता है। एक मिनिमम वेज वर्कर अगर ओवर टाइम कर रहा हो 4 घंटे का या 3 घंटे का, तो वो भी बॉटम लाइन टैक्स एम्बेट में आने के करीब है। तो एक्चुअली आपके जो टैक्स स्लैब्स है, कहने को तो वो नहीं बढ़ाए गए, लेकिन उसकी पैरिटी इतनी खराब हो चुकी है कि वो इफेक्टिवली सबके लिए बढ़ ही गए हैं। पहले जो एक मिडिल क्लास का बंदा था, अगर वो 10-15% पे टैक्स होता था, आज मिडिल क्लास का बंदा 20% 25% पे टैक्स हो रहा हो और उसकी परचेज पावर अगेन बहुत सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड। तो अगर आप उस परचेजिंग पावर
की पैरिटी से लेके चले तो आपने तो टैक्सेस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किए, स्पेशली ऑन दिस सेक्टर जो सैलरीड क्लास है। और अलमिया ये भी रहा है कि सैलरीड क्लास में जो इंक्रीज है ना वो उस तरीके से रहा नहीं है, यानी कि हमारे इंडस्ट्री में 10-12% को बहुत अच्छा इंक्रीमेंट समझा जाता है, जो मैंने इंडस्ट्री में होते हुए देखा है, यानी कि इंडस्ट्री के कुछ लोगों को बात करते हुए देखा है। 10-12% है जी, तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। हालांकि इन्फ्लेशन आपकी 15% या 20% हो, तो अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि सैलरी उस पेस पे बढ़ती नहीं है जिस पेस पे इन्फ्लेशन बढ़ रही होती है, आपकी परचेसिंग पावर जा रही होती है। अच्छा, उसका एक हल ये था कि पहले आप स्विचेस कर लेते थे कि चलो भाई ठीक है, 3 साल एक जगह काम किया, उसके बाद एक स्विच किया, 20-25-30% का जंप लिया, वहां चलेगा, फिर वहां से आगे कंटिन्यू कर लिया, तो उसमें ये होता था कि कुछ ना कुछ बेहतरी हो जाती है। ऑप्शन ही ना, इंडस्ट्री श्रिंक हो गई। अब इंडस्ट्री श्रिंक हो गई है, इंडस्ट्री जो काम करने वाली अच्छी जगह थी वो तेजी से एग्जिट करते चले जा रहे हैं, गेट्स बंद होते चले जा रहे हैं, तो आपने ऑप्शन क्या छोड़ा है एक सैलरीड क्लास आदमी के लिए? आई मीन सोचना बड़ा आसान है, पहले तो बहुत कम लोग होते थे 6 फिगर्स में, अब 6 फिगर्स में भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि आपने परचेसिंग पावर, आपने यूटिलिटी के रेट्स इतने इंक्रीज कर दिए, इतना डिफिकल्ट कर दिया उसमें कि अब वो सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता चला गया। लोग जाहिर इन सब चीजों को सोचते हैं। फिर अगेन स्टेबिलिटी का कुछ पता नहीं, मेरी परचेसिंग पावर जो आज है हो सकता है 1 साल बाद ना हो। क्या आप कॉन्फिडेंटली ये बात कह सकते हैं कि आपकी परचेसिंग पावर, अगर आप सैलरीड क्लास से हैं कि जी मैं अगर आज जो खरीद पा रहा हूँ 1 साल बाद भी खरीद पाऊंगा? आई थिंक शाज़ो नादिर ही कोई बंदा मिलेगा जो ये बात कह दे, किसी कोई कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकता कि मेरी परचेसिंग पावर नेक्स्ट ईयर क्या होगी। जो पैसे मैं सेव कर पा रहा हूँ, क्या मैं नेक्स्ट ईयर इंक्रीज सैलरी के साथ भी उतने पैसे सेव कर पाऊंगा या नहीं? तो आई थिंक सैलरी क्लास के लिए चैलेंजेस बहुत बढ़ा दिए गए, नाकिस पॉलिसी का है, आप टारगेटेड पॉलिसी का है, जो भी आप कह रहे हैं इसको, बट सैलरी क्लास को आपने बहुत ज्यादा टारगेट किया। और ये बड़ा टैक्स साइड से अगर आप देखें, सिर्फ टैक्स साइड से ही अगर आप उसका वो एलिमेंट देखें तो सैलरी क्लास को उसके रेवेन्यू पर टैक्स किया जाता है। जितनी सैलरी उसको मिलती है, that is his revenue, no expenses are allowed। जबकि कॉर्पोरेट सेक्टर को या किसी भी और सेक्टर को एक्सपेंसेस अलाउड है। ये वाइड सेक्टर है जो कि रेवेन्यू पर टैक्स हो जाता है, एट सोर्स डिडक्ट हो जाता है, क्योंकि आसान है ना, गवर्नमेंट्स के लिए बहुत आसान है ये करना। एक नोटिफिकेशन निकालेंगे, हो जाएगा। सैलरी क्लास बेचारे इतने मसरूफ होते हैं अपनी नौकरियों में, या उनको जाहिर है नौकरी उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि वो कभी निकल के एहतजाज भी नहीं कर पाते। ये तो इस साल पहली दफा मैंने कुछ सैलरी क्लास का एहतजाज होते हुए देखा है, वरना तो सैलरी क्लास ने कभी एहतजाज भी सही तरह नहीं किया, बिकॉज दे हैव टू वॉक डाउन विद देयर लाइव्स, विद देयर सर्वाइवल। और सैलरी क्लास पाकिस्तान में आप देख लें, हमेशा से सर्वाइवल मोड में रहे, बहुत मुश्किल से वो कुछ कर पाते हैं। जो मिडिल क्लास है, बड़ी मुश्किल से उनकी सबसे बड़ी जो शायद चीज होती है ये होता है कि घर बना लेते हैं, और अगर कोई बना पाता है तो अब तो मिडिल क्लास वो भी नहीं बची। प्रॉपर्टी का भी जो सिचुएशन होती है, आई थिंक मिडिल क्लास के लिए भी पॉसिबल नहीं रहा है कि वो घर के बारे में सोचे। It has become really difficult for salaried class to survive in this country, and that is why people are leaving, because उन्होंने अपने बच्चों का तो सोचना है, उन्होंने ये तो सोचना है कि चलो ठीक है आज मैं रुल जाऊं कोई बात नहीं, कल मेरे बच्चे रुलेंगे तो क्या होगा। तो हर कोई जाहिर है, हर बाप की ये ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे मुझसे आगे से स्टार्ट, जो जहां मैंने जब जो एजुकेशन मेरे पेरेंट्स को वो अवेलेबल नहीं थी, वो तो गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़े हुए थे। मेरे फादर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए थे, गवर्नमेंट कॉलेज से उन्होंने पढ़ा हुआ, बट उन्होंने कोशिश की कि यार मुझे अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाएं, अच्छी तालीम दिलाएं ताकि मैं उनसे आगे बढ़ सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी ख्वाहिश भी यही होगी, किसी भी बाप की ख्वाहिश यही होगी कि यार मेरा बच्चा मुझसे आगे बढ़े। अब आप जब ये सिचुएशन देखते हैं ना कि यार यहाँ पे तो अरीनास बंद होते चले जा रहे हैं, यहाँ पे तो अपॉर्चुनिटीज बंद होती चली जा रही है, तो फिर आप उस घुटन के साथ सर्वाइव कर नहीं सकते। और अगेन सैलरी क्लास, ज्यादातर मिडिल क्लास जो है वो सैलरी क्लास में आती है, वो हमेशा उनकी कोशिश होती है कि अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर पाए, और वो कोशिश वो सारी जिंदगी जारी रखते हैं। मेरे फादर ने भी की, आपके फादर ने भी की होगी, हम भी कर रहे हैं। और जब इस कोशिश पे उनको कदर लगती की दिखेगी ना, तो हमेशा इस तरह की स्टेप्स लेंगे। दैट इज व्हाई दिस इज ऑल हैपनिंग। अच्छा, हाई एंड प्रोफेशनल्स को जैसे हमारी इंडस्ट्री के लिए उनको तकरीबन टैक्स किया जा रहा है 35% 59%। अगर हम इसे कंपेयर करें लेट्स से यूके का हायर टैक्सेस है, ठीक है, बट यूके में आपको एजुकेशन, हेल्थ, बेसिक नेसेसिटीज
एक तो फ्री मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, दूसरी चीज वो टॉप नॉच है, उनका एजुकेशन टॉप नॉच है, एजुकेशन टॉप नॉच है। पाकिस्तान में एजुकेशन हेल्थ तो बहुत दूर की बात है, बेसिक नेसेसिटी अवेलेबल नहीं है लोगों को। बिजली है ना, गैस है ना, पानी है, कुछ नहीं है। बस बिजली की नहीं आपको सोलर लगाना पड़ रहा है, गैस आ नहीं रही है, पानी की नहीं आपको टैंकर खरीदना पड़ता है, और फिर लॉ एंड ऑर्डर तो जैसे आपने पहले बताया लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं, आप बोलेंगे लोग आपको घर से उठा लेंगे। ठीक है, तो इस ये हमने मैं पता एनवायरनमेंट ऐसे क्रिएट कर दिया क्योंकि मिडिल क्लास ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही वही देखें, यहाँ पे ये सिचुएशन है कि मिडिल क्लास जो ना, दे आर वन मेडिकल बिल अवे फ्रॉम बैंक्रप्सी। इस तरह की सिचुएशन है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। एक मेडिकल बिल अगर मेजर आ गया ना, तो लोगों की सेविंग्स उड़ जाती है। आई नो पीपल जिनके साथ ये हुआ, क्योंकि आपके पास हेल्थ केयर प्रॉपर नहीं है। आपके पास आज भी इंडस्ट्री में हेल्थ केयर प्रोवाइड करने का वो मेयार नहीं है, वो उस लेवल पे नहीं प्रोवाइड होती है। पोजीशन वाइज, कैटर वाइज होती हैं, एक सर्टेन लिमिट तक होती हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस उसको ऑर्गेनाइज नहीं करती, ये तो खैर बहुत अच्छी तरीके से करती है, बट आई हैव सीन इंडस्ट्रीज जो नहीं करती, और फिर यू जस्ट वन बिग हिट अवे। तो ये बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है। इसी तरीके से एजुकेशन का आप देखते चले जाएं, जिस तरीके से सिचुएशन चेंज हुई है। आई मीन हमारी पहले एक टाइम था, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज मानी जाती थी कि जी क्वालिटी प्रोड्यूस करती है, और अब उनका नाम पीछे होता चला जा रहा है। और हमारी कितनी यूनिवर्सिटीज टॉप 200 में आती है दुनिया की, पहले हुआ करती थी। क्यों हुआ ऐसा, क्या हुआ ऐसा? तो आई थिंक ये कोई एक चीज नहीं है कि हम एक चीज पे पॉइंट करेंगे जी ये मसला था जिसलिए ब्रेन हो रहा है। ये बहुत सारी चीजें होती चली गई हैं, और अब ये टाइम आ गया कि लोग कह रहे हैं कि यार इस वक्त ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी सोच के कर रहे हैं कि यार चलो ठीक है, टेम्परेरी जो है हम कर लेते हैं। उसकी एक मिसाल, वो एक और यूट्यूबर है बहुत मशहूर, बहुत अच्छी मुझे लगी थी वो मिसाल, कि वो अगर आपका घर बन रहा हो तो आप नानी के घर चले जाते हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल दी थी। वो इसी तरह वाली बात है कि लोग ये कह रहे हैं कि यार ठीक है, अब ये हैबिटेबल नहीं रहा है, तो लेट्स वेट कि कब होना शुरू होगा। हम जो कर सकते हैं हम वो करते हैं। और यहाँ पे भी यही है, जब मुझे अपना ही अपना देखना है तो फिर ठीक है, मैं अपना देखता हूँ। व्हाई शुड आई स्टे पाकिस्तान? तो ये वाली सिचुएशन तो अब शायद सभी के लिए है। सही बात। अच्छा, अब तक का करियर तो माशाल्लाह से काफी इंप्रेसिव रहा है। लॉन्ग रन में या शॉर्ट रन में कोई गोल्स हैं आपके जो आप चाहते हैं कि अचीव कर सकें, या आजकल जैसे कि हाई एंड प्रोफेशनल का से ख्वाब रह गया है कि पाकिस्तान से बस बाहर निकल जाऊं इस तरीके से? अच्छा, this comes at a very bad timing for me because I'm not gonna look good on this. मैंने रिसेंटली अपने जो ना करियर के बारे में आई डिड सम डीप थिंकिंग अबाउट इट कि मुझे अब करना क्या है। तो आई रियलाइज कि मैं दुबई गया था किसी काम से। वहाँ पे जब मैं गया था तो आई मेट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। इन मीटिंग देम आई रियलाइज कि हम एज ए इंडस्ट्री, तो हमारी इंडस्ट्री तो पीछे हुई है, एज ए प्रोफेशनल्स भी पीछे हो गए इस, बिकॉज हमारे पास इतना एवेन्यूज नहीं है। हमारे पास रोज का मसला ये कि एलसी की पेमेंट कैसे करें। तो मैं वो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग पे उस तरह का उस लेवल का काम नहीं कर रहा, मैं बजटिंग पे उस लेवल का काम नहीं कर रहा, मैं बहुत डेली इश्यूज में फंसा रहा। तो एज ए प्रोफेशनल मैं उस तरह ग्रो नहीं कर रहा। दिस इज समथिंग दैट आई रियलाइज व्हेन आई मेट पीपल इन यूएई, my friends in UAE used to work with me. तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि आई टू ग्रो एज अ प्रोफेशनल मुझे जना एक फॉरेन एक्सपोजर की जरूरत है, एंड दैट वाज नॉट ओनली ड्रिवन फ्रॉम द सिचुएशन इन पाकिस्तान। ऑब्वियसली दैट हैड टू प्ले इट्स पार्ट, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एवेन्यू बहुत कम है। तो आई थॉट कि मुझे एज ए फाइनेंस प्रोफेशनल ग्रो करने के लिए आई नीड टू गो आउटसाइड पाकिस्तान एंड एक्सप्लोर more roles in different organizations to be able to add to my capability, to be able to understand more how finance can add value to the business. So this is something that I researched over a course of 1 year or something, or recently I am in the process
of transitioning into a role in Saudi Arabia. ओके। अच्छा, आप माशाल्लाह से इतने आगे आ गए हैं अपने सफ़र के अंदर। 10-20 साल बाद जब आप रिटायर्ड होते हैं, करियर से एग्ज़िट लेते हैं, तो कौन-सा वो लफ्ज़ है जो आप चाहते हैं कि जो अगर तज़किरा हो तो लोगों के ज़हनों में आए? कुड बी एक्सीलेंस, परफेक्शन, एनीथिंग। देखिए, आई थिंक बीइंग रिस्पेक्टेड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जब लोग मेरे बारे में सोचेंगे तो वो ये सोचेंगे बड़ा सॉल्यूशन ओरिएंटेड था। मैं कम से कम यही चाहता हूँ कि लोग मेरे बारे में सोचेंगे सॉल्यूशन ओरिएंटेड आदमी था, बिजनेस को समझता था, बिजनेस के लोगों की बात समझता था। That is the legacy that I want to leave in the current organization or in the organization that I've left already or in the organization that I will work for in future. So actually understanding होना empathy से लिंक करता है, तो मैं empathetic होना चाहता हूँ और professionally empathetic होना एक skill है जो मैंने भी over the course of many years develop किया। तो आई थिंक ये वो एरिया जिस तरह से मैं पहचाना जाना चाहता हूँ। सही। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपने हमें इतना टाइम दिया। आई बिलीव मुझे तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, हमारी ऑडियंस को भी आपसे बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है एक और नए पॉडकास्ट में। And thank you very much for inviting me. I don't think I really have done enough to be, to deserve this. लेकिन again, it's a pleasure to talking to you. I've learned a lot myself as well. Pleasure is all mine. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नए पॉडकास्ट में। थैंक यू फॉर योर टाइम। Thank you.